हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पीके सोनी फिजिक्स का फैकल्टी हूँ। आप सबों को दी एजुकेशनल जोन पेज के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को जो है आज मैं जैक मॉडल सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके उसका आंसर को जो है हम आपको बोर्ड पे दिखाने जा रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट जो भी अभी फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं एक बार अपना भी जो है रिवीजन कर लेंगे इस चैनल के माध्यम से। हम सबसे पहले आज चलते हैं फिजिक्स का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ये बोर्ड पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? उसके लिए आपका जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं ए नेट फोर्स, ए टॉर्क, बोथ ए नेट फोर्स एंड टॉर्क, नीदर ए नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क। उसी को सिस्टमेटिक ढंग से जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहां आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम में, यानी कि ऑप्शन ए एक शुद्ध बल, बी में दिया हुआ है एक बल आघूर्ण, और आपका जो है ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सी एक शुद्ध बल और बल आघूर्ण है। आप लोग का ऑप्शन डी है ना तो एक शुद्ध बल और न ही बल आघूर्ण। तो स्टूडेंट आप सबों को मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लिया गया है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें आपको याद रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने के लिए हमारा टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ टू प्लेट मैंने ले लिया, एक प्लेट हमारा पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट जो है हमारा नेगेटिव है। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल को सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जो है ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका जो है पॉइंट आपका ए है और ये नेक्स्ट पॉइंट आपका बी है। ए पॉइंट पर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज को रख दिया और बी पर जो है पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, और ए और बी के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2a है। इनके बीच की जो है दूरी को किससे दिखा रहे हैं? 2a से दिखा रहे हैं। तो आप सबको याद रखना है कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक परपेंडिकुलर फोर्स का अनुभव करता है। और आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क यानी कि आपको समझ में आना चाहिए, टॉर्क को हिंदी में बोल रहे हैं हम लोग बलाघूर्ण। जैसे इस पे बलाघूर्ण लगेगा ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करने लगेगा, इसका जो रोटेशन ओरिएंटेशन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट्स कि भाई इसमें जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन है, भी आप सुने क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर यानी क्या अनुभव करेगा? ये टॉर्क का अनुभव करेगा। सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये टॉर्क अनुभव करेगा, यानी कि एक जो है बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल सेट का जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं यहाँ हम लोग अब चलते हैं मॉडल सेट का जो है सेकेंड क्वेश्चन।
मॉडल सेट का सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ये सेकेंड क्वेश्चन न्यूमेरिकली कूलॉम्स लॉ से लिया गया है। कूलॉम्स लॉ में पार्टिकुलर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार हम आपको पूरे जो है शुरू से एक बार बता दे रहे हैं। क्वेश्चन सभी देखेंगे। टू चार्ज्ड स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is, यानी कि इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं हिंदी में भी दिया हुआ है। हिंदी में क्या दिया हुआ वो भी आप देख लीजिए। दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। नया बल क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो सभी स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे दिखा रहे हैं। सभी स्टूडेंट कूलॉम्स लॉ के बारे में अगर जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, देख लें। कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया कि टू डिफरेंट चार्ज या सेम चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। अब यहां बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है d उसको डबल कर दिया जाए यानी 2d हो गया। डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे। डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये डिस्टेंस को डबल करने पर क्या लिखाएगा 2d हो गया, 2d लिखाएगा। यानी चार्ज को हम डबल करेंगे यानी चार्ज q1 को भी डबल कर दिए तो हो गया 2q1 और यहाँ q2 को भी डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2q2। आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों चार्ज को डबल कर दें, बारी बारी से दोनों को डबल करते हैं, डिस्टेंस को भी डबल कर देते हैं तो आपका जो है न्यू फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो न्यू फोर्स मान लीजिए हमारा एफ डैश है। एफ डैश इक्वल टू के इंटू हो जाएगा Q1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2Q1 और Q2 का वैल्यू हो जाएगा 2Q2 और डिस्टेंस जो मेरा d है अब वो हो गया 2d। तो यहाँ 2d का हो जाएगा स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू के इंटू 4 2 टू जा 4 Q1 इंटू Q2 बाई 4 डी स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल होगा तो एफ डैश इक्वल टू मिलता है के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। सभी स्टूडेंट देखेंगे ये जो वैल्यू है के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो आप लोग को आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सभी ऑप्शन आप पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है एफ, ऑप्शन बी है एफ बाई 2, सी ऑप्शन है एफ बाई 4 और डी ऑप्शन है फॉर एफ। तो आपका जो है ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए को हो जाएगा एफ। हिंदी मीडियम में भी जो है आप स्टूडेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभी आप देखेंगे जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं, आप हिंदी मीडियम में देखिए ऑप्शन हमारा जो है 2 हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एमसीक्यू का क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, सभी स्टूडेंट को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों आप एक बार देखते चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है the electrostatic potential on the perpendicular bisector due to an electric dipole is fill in the blanks। आपको जो है ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका जवाब आप सबों को देना है। तो देखिए कैसे इसका जवाब देना है। सबसे पहले तो आपको हम क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए किस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है जो भी आपका पार्टिकुलर कुछ फॉर्मूले हैं वो सब भी आपको कंडीशन के साथ याद रखना होगा। तो हम यहाँ चल रहे हैं, कोई 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट का नाम ए है
और नेक्स्ट पॉइंट का नाम बाबू बी है। अब देखिए यहाँ जो आपका पॉइंट ए है इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और बी पर मेरा मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है कि टू डिफरेंट चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। जितना पॉजिटिव देख रहे हैं उतना आपका बोर्ड पर नेगेटिव दिख रहा है। तो ऑपोजिट चार्ज का इक्वल मैग्नीट्यूड के बीच कितना सेपरेशन डिस्टेंस है उसको मेजर करता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2a से डिनोट किया जाता है। अब इसका बाई सेक्टर बोल रहा है, मतलब सम विभाजन करना है, यानी कि यहां से ऊपर से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। मान लीजिए यहाँ हमारा ऊपर में कोई पॉइंट P है और P से अगर हम मान लीजिए एक पॉइंट N ले लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि PN जो है परपेंडिकुलर हो रहा है किस पे? AB पे हो रहा है। सबको याद रखना है कि जैसे हम AB से हम कोई AB पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के उपरांत क्या होता है, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। A से N का भी डिस्टेंस देखेंगे तो A हो जाएगा और N से B का भी डिस्टेंस देखेंगे तो A भी A हो जाएगा। A और A को ऐड करने पर हमारा क्या मिलेगा? 2A मिलेगा। A और A को ऐड करेंगे तो 2A मिलेगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है यहाँ पॉइंट P पर टोटल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि जितना डिस्टेंस A से P का होगा उतना ही डिस्टेंस B से जो है आपका P का होगा, यानी टू इक्विलेटरल साइड ट्रायंगल बनेगा। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, यहां दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। साइड AP इक्वल होना चाहिए BP के। कहने का मतलब है अगर हम A से P तक के डिस्टेंस को R मान ले और B से P के डिस्टेंस को R' मान ले तो हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू होता है R'। आप लोग पढ़े हो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वोल्टेज होगा उसका नाम हम लोग लिखते हैं V1 और नेगेटिव चार्ज के कारण जो वोल्टेज है उसका नाम होता है V2। टोटल पोटेंशियल यानी टोटल वोल्टेज हम लोग P पॉइंट पे निकालेंगे तो सबको ऐड करना होगा V1 प्लस V2। आप लोग को ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी V1 का फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू क्यू बाई R और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फॉर्मूला होगा माइनस में होता है माइनस K इंटू क्यू बाई हो जाएगा R डैश। क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि R इक्वल होता है R डैश के, तो हम जो है R डैश ना लिख करके हम लोग R भी लिख सकते हैं। R डैश ना लिख करके अगर हम R लिख देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और कैंसिल हो जाकर के यानी क्या होंगे V इक्वल टू आंसर क्या मिलता है? 0 हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना ऑप्शन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थिर वैद्युत विभव खाली स्थान होता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है अनंत, डी है ऋणात्मक। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सॉल्व करने पे सॉल्यूशन हमारा क्या आया? 0 आया, यानी कि ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का जो है एमसीक्यू का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जब हम लोग चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दोनों मीडियम का क्वेश्चन आपको जो है क्लियरली यहां हम दिखाएंगे। सभी स्टूडेंट पहले जो है इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस when area of the plate is decreased, area of the plate is increased, distance between the plates increases, none of the option। अब देखिए सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है कि नन ऑफ द ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है इसमें क्या है, आप लोग को थोड़ा केयर करना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वो भी देख लें हिंदी में आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हिंदी में देखिए आपका क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता बढ़ जाती है
जब पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बी में पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ जाती है। डी है आपका कोई विकल्प नहीं है। कहने का मतलब इसको हम कैसे जानेंगे सभी स्टूडेंट, इसमें हम लोग को देखने के लिए आप देखिए ऑप्शन जो है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा समांतर पट्टिका संधारित्र का सूत्र क्या होता है, पढ़े हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्लेट का एरिया इंक्रीज करेगा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपका एरिया का जो है संदर्भ से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग को यहां समझना है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता बढ़ जाती है जब, कब बढ़ेगा चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है। नहीं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो रहा है। कहने का मतलब है समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षेत्रफल के लिए पार्टिकुलर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज स्टोरिंग जो है कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपको इतना याद रखना है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का साइज यानी कि प्लेट अगर छोटा है, एरिया छोटा है, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम होगा। अगर प्लेट का साइज बड़ा है यानी एरिया बड़ा है तो उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कहने का मतलब आपका जो है ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी होगा। समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब तो बढ़ जाती है जब पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी को आप लोग देखेंगे का जो इंग्लिश में ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश का जो ऑप्शन है उसको भी आप थोड़ा केयर करेंगे, ध्यान देंगे। सभी स्टूडेंट को जो है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में बताया जा रहा है। एक बार आप देखने का प्रयास करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज्ड, ऑप्शन ए। बी में कह रहा है एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, तो आपका जो अभी हम लोग को मिला ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग चलते हैं फिजिक्स का जो है एमसीक्यू का 5वां क्वेश्चन की ओर। हम आप सबों को 5वां क्वेश्चन आगे बताने जा रहे हैं, लोग को इस पर केयर करना है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है Kirchhoff's junction rule is based on conservation of mass, charge, energy, none of these। कहने का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मास, सेकेंड ऑप्शन बी है चार्ज, सी ऑप्शन है एनर्जी और डी है नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग को याद रखना है हिंदी में क्या कहता है, किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान ऑप्शन ए, बी में लिखा हुआ है आवेश, सी में है ऊर्जा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो स्टूडेंट किरचॉफ का जो संधि नियम है वो चार्ज कंजर्वेशन थ्योरी का जो है फॉलो करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का जो है पालन करता है। यहां क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है संधि नियम और दूसरा होता है पास नियम। तो यहाँ जो है संधि नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है और जो है पास नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। अगर हमारा पास नियम का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पास नियम नहीं है, यहाँ संधि नियम है। संधि नियम हमेशा जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। अगर यहाँ होता पास नियम होता तो हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन 6 है, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सभी स्टूडेंट देखेंगे। इस तरह से यहाँ जो है आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन है The resistivity of material of a conductor depends on, हिंदी कह रहा है किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता
निर्भर करती है, यानी कि किन किन बातों पर किसी पदार्थ की, यानी चालक पदार्थ की जो है प्रतिरोधकता निर्भर करती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लेंथ यानी लंबाई, बी ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट है, सी ऑप्शन है टेम्परेचर यानी कि तापमान, और आपका डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, डी ऑप्शन में दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि किसी पदार्थ की जो, चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किए थे। रेजिस्टिविटी के लिए पार्टिकुलर आपको दो बातें ध्यान देनी है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल का नेचर कैसा है, ये नेचर ऑफ जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल का नेचर, और दूसरा जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो टेम्परेचर पे आप लोग को हम एक ट्रिक भी दिए थे, आप लोग याद कीजिए, 12th क्लास में जो है पार्टिकुलर, जो स्टूडेंट मेरे पास क्लास किए होंगे उनको याद होगा कि फिजिक्स में चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए मैं एक जो है कॉन्सेप्ट दिया था आपकी ग्रामीण भाषा का। ग्रामीण भाषा का कॉन्सेप्ट याद करेंगे, आपकी अपने ही भाषा में मैं आपको सिखाया था कि बाबू हो मत रो, तोरा देव रोटी रो ना, यानी क्या सिखाया था कि तोरा देव रोटी रो नोट, कैगो रोटी दे, एगो जेकरा में अल्फा का घी लगा के बबुआ तीन ताप पर तावा पर डाल करके तीनों पर फुलावल हुई, वैसन रोटी दे। ये फॉर्मूला देखिए, ये बता रहा है चालक के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं। तो आपका 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा सी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 की ओर, 7 की ओर हम लोग चलते हैं। 7 में चलने के उपरांत क्या मिलता है, ये देखिए, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हम हर एक क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन अगला 7। 7 क्वेश्चन है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ऑप्शन दिया हुआ है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ए, बी ऑप्शन कह रहा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी कह रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो आप लोग 7 क्वेश्चन का हिंदी में भी जो है आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी में कह रहा है एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। एक गतिमान चार्ज क्या है, आप लोग ध्यान देंगे, इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, और आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन सी है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में आप जो देख रहे हैं। तो आप लोग को चैप्टर 4 में ये बेसिकली पढ़ाया गया है कि जब कोई चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होंगे। ये आप लोग को बेसिकली 10th क्लास में पढ़ाया गया है, और 10th क्लास की टॉपिक को जो है एक्सटेंड करके यहाँ आपको जो है 12th क्लास का चैप्टर 4 में भी एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 4 से। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 8। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी ओरस्टेड, सी फैराडे, डी एम्पियर। जिसको आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि आप देखिएगा इसमें बुक के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही लिखा हुआ है ओरेस्टेड। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओरेस्टेड ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। तो ऑप्शन बी आपका जो है 8 क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। स्टूडेंट आपका इंट्रोडक्शन में ही ये ऊपर में ही लिखा हुआ है चुंबकीय प्रभाव के बारे में। आप जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 से लेते चले हैं और 12th क्लास फिजिक्स का जो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया गया है। इससे रिलेटेड आप देखेंगे उसमें ओरेस्टेड का जो है सबसे पहले नाम आता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, क्वेश्चन आप देखेंगे हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़वा रहे हैं, बता रहे हैं, ये पार्टिकुलर देखिए आप भी पढ़ सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। हिंदी में क्वेश्चन है, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो क्या अनुभव करता है। आपके लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये। ऑप्शन बी कह रहा है नीदर ए फोर्स नॉर ए टॉर्क, ना तो फोर्स अनुभव करेगा ना टॉर्क अनुभव करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है ए फोर्स एंड ए टॉर्क, यानी कि एक बल और जो है एक बल आघूर्ण को अनुभव करेगा। ऑप्शन डी में है ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, यानी कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ देखिए, एक बल आघूर्ण लेकिन बल नहीं, ना तो कोई बल और नहीं कोई बल आघूर्ण, एक बल और एक बल आघूर्ण। तो आपको याद रखना है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है वो दोनों चीज का अनुभव करता है, वो एक बल का भी अनुभव करता है और जो है आपका एक बल आघूर्ण को भी अनुभव करता है। इसलिए 9 क्वेश्चन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपका जो है ऑप्शन नंबर ये होगा सी। ऑप्शन सी आपका जो है 9 क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरह से हम लोग अब फिजिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अगर हम लोग देखते हैं बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, यहां देखेंगे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। यहां फर्स्ट ऑप्शन ए है पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ओनली, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसी को हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में देखिए आपका हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक है। आप लोग याद कीजिए ये चैप्टर 5 का जो है टॉपिक से लिया गया है, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, केवल अणुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आप सबको याद रखना है कि चुंबकीय सुग्राहिता जो है, ये चुंबकीय सुग्राहिता को जाई से डिनोट किया जाता है, इसी को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई या जाइयम लिखते हैं। आप लोग को ध्यान देना है कि अगर हमारा जो है जाइयम का वैल्यू अगर नेगेटिव रहता है तो ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा, किसको बताएगा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम लोग का 7 क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक किसका होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। अगर इस तरह से हमारा अगर यहाँ मान लीजिए कि ये जाइयम का वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो अगर ये जाइयम का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है कब, जब पॉजिटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जाइएम का जो वैल्यू है वो ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक किसमें होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है। यानी कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन जो है डी आपका सही जवाब होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ।
चलते हैं हम लोग फिजिक्स का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। फिजिक्स का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन 11। 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, यानी कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी वो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को जो है ये लेंस लॉ जो है चैप्टर 6 से लिया गया है। चैप्टर 6 आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि चैप्टर 6 का नाम है। और आपको इतना याद रखना है लेंज का जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑप्शन आपका जो है यहाँ बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं अब आगे फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 12। 12th में सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एम्पियर, बी में है फैराडे, सी है हेनरी। ये जो हेनरी का जो स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है वो गलत है, हेनरी ऐसे होना चाहिए, यहाँ तीन मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ऑप्शन डी है वेबर, यानी कि क्वेश्चन 12 का हिंदी में लिखा हुआ है स्व प्रेरण की इकाई है, यानी स्व प्रेरण की इकाई क्या होती है वो यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है फैराडे, सी है हेनरी और डी है वेबर। तो आप लोग को याद रखना है स्व प्रेरण की ऐसा ही मात्रक जो है हेनरी होता है, यानी कि 12th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 12th क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपका सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये 13वां क्वेश्चन क्या है सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट, यानी डीसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या है। तो इसके लिए आप लोग को जानना है कि डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, आप लोग जानते हैं कि डीसी करंट क्या है, जिस करंट का जो वैल्यू है टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू जो है चेंज नहीं होता है, समय के साथ जिसका करंट बदलता नहीं है उसको डीसी करंट कहते हैं। और डीसी करंट में ये देखा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू या तो आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका वैल्यू जीरो होता है। तो अगर हम लोग देखें इसमें आपके लिए वर्ड जो लिखा हुआ है रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर को एक्सिस से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई इंटू न्यू। यहाँ न्यू जो आप देख रहे हैं वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जब हम लोग न्यू का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये हमारा एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई इंटू जीरो। आप जानते हैं कि 1 को जब जीरो से हम जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है इंफिनिटी। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जीरो, बी में है इंफिनिटी और सी में है 1 और डी में है नॉन ऑफ दीज। यानी कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए जीरो है, बी अनंत है, सी आपका 1 है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या आया है इंफिनिटी आया, यानी कि 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफिनिटी, अर्थात अनंत होगा। डीसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या होती है, तो अनंत होती है, सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 14। 14 क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन जो है
द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज, यानी हिंदी में है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का परिवर्तन अनुपात क्या होता है। तो परिवर्तन अनुपात निकालने के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये चैप्टर 7 से लिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें हम लोग क्या सीखे हैं, उसमें आप लोग को ये बताया गया होगा कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है, यानी आउटपुट एनएस बाई जो है इनपुट को हम लोग जो है एनपी से डिनोट करते हैं, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट का जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो है, एक से बड़ा होता है। एक से बड़ा किसके लिए होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए होता है। आपको याद रखना है एनएस बाई एनपी, एनएस जो है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनपी जो है इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1, नॉट सर्टेन, यानी कि ऑप्शन आप हिंदी में भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन ए है एक के बराबर, बी है एक से कम, सी है एक से अधिक और डी है निश्चित नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी, मोर देन 1। यहाँ देखिए ये आप लोग को जो है जब थ्योरी पढ़ाया जा रहा था उसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखवाया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सभी स्टूडेंट 15 क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है इसको समझेंगे। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन को जो है दिया हुआ है सुटेबल फॉर दिस इन्फेक्टिंग वाटर। सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर में किस ऑप्शन का यहाँ यूज होगा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, येलो लाइट। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 15 क्वेश्चन कहता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। तो आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग जो है अब आरओ का पानी पीते हैं। जहां आपके घर में आरओ लगा होगा उस आरओ में आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ रहता है यूवी रेज, में ऑलरेडी जो है लिखा हुआ रहता है यूवी रेज। तो यहाँ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 में जो है आपका इंफ्रारेड रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है। उसके पहले हम लोग 15 को क्लियर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है यूवी रेज कहने का मतलब हुआ ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेज होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको आप जो है इंग्लिश मीडियम में जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं सी, सी यानी कि आपका जो है अल्ट्रावायलेट रेज आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ, यानी निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम किसका होगा? आप लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पैटर्न सिखाया गया है, ये चैप्टर 8 से लिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें देखिए 16 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है और गामा रेज है। आपको याद रखना है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी वेवलेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। कहने का मतलब है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा रे का होता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही उसका कम होगा। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे, यानी अवरक्त किरणें पहला ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, बी में है परावैंगनी किरणें और सी में है एक्सरे, डी में है गामा किरणें। तो आपका जो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि गामा किरणें।
गामा किरणें क्यों होगा? क्योंकि गामा किरणें की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है, और जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। समझ रहे हैं? लोग को ध्यान देना है। चलिए, आप लोग को ये जो क्वेश्चन अभी तक हम बताए, मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर जो है आप देख रहे हैं 16 तक। हम लोग फिर जो है अगला क्वेश्चन 16 के बाद 25 तक जो है अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे आपके साथ, आपके बीच हम फिजिक्स का जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।